नमस्कार, झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां सीएम हेमंत सोरेन को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने फिर से समन भेजा है। जमीन से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए 27 जनवरी से 31 जनवरी तक पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। ईडी की ओर से 29 जनवरी तक पूछताछ के लिए समय बताने को कहा गया है। बता दें कि इससे पहले 20 जनवरी को ईडी ने सीएम आवास में जाकर हेमंत सोरेन से पूछताछ की थी। करीब 7.5 घंटे तक चली इस पूछताछ में जमीन घोटाले से जुड़े मामले में पूछताछ की गई थी, जिसके बाद एक और बार पूछताछ की संभावना जताई जा रही थी। और अब जब ईडी ने पूछताछ के लिए दोबारा समन जारी किया है, ऐसे में झारखंड की सियासत फिर गर्मा सकती है। हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से एक बार फिर नया समन भेजा गया है और नए समन के आलोक में मुख्यमंत्री को अपना बयान 27 जनवरी से 31 जनवरी तक ईडी के अधिकारियों के सामने दर्ज कराना है। साथ ही 29 जनवरी तक मुख्यमंत्री को यह बताना है कि वह अपना बयान ईडी दफ्तर आकर दर्ज कराएंगे या फिर उचित स्थान के बारे में खुद बताकर ईडी के अधिकारियों को इसकी जानकारी शेयर करेंगे। आपको बता दें कि 20 जनवरी को 8वां समन के तहत मुख्यमंत्री से ईडी के अधिकारियों ने लंबी पूछताछ की थी और मुख्यमंत्री आवास पर ही ईडी अधिकारी पहुंचे थे सवालों की लंबी सूची लेकर, जिसमें 7 घंटे तक लगातार मुख्यमंत्री के सामने सवालों को रखा गया था और मुख्यमंत्री ने उन सवालों का जवाब दिया था। लेकिन शायद सवालों के जवाब पूरी तरह ईडी को नहीं मिल पाए हैं, जिसके बाद अब ईडी की ओर से एक नया समन मुख्यमंत्री को भेजा गया है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। तो ईडी की ओर से सीएम हेमंत सोरेन को नया समन जारी किया गया है। अब आपको बताते हैं कि ईडी की ओर से भेजे गए समन में आखिर क्या कुछ कहा गया है। तो ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को फिर से एक बार समन भेजा है। नए समन में फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है और तारीख भी दी गई है। 27 से 31 जनवरी तक पूछताछ का समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी किया गया है। सीएम से ईडी ने पूछताछ का समय मांगा है। 29 जनवरी तक समय बताने को कहा गया है। तो ये तारीख भी दी गई है। और इससे पहले की अगर बात करें तो इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन से एक राउंड की पूछताछ हो चुकी है। 20 जनवरी को ईडी ने पूछताछ की थी। सीएम आवास ईडी के अधिकारी पहुंचे थे और वहीं पर पूछताछ की गई थी। बता दें कि करीब 7.5 घंटे तक पूछताछ और लंबी पूछताछ चली थी। जमीन से जुड़े हुए मामले में कई सवाल पूछे गए थे। सवालों की एक लंबी फहरिस्त लेकर के ईडी पहुंची थी। अब फिर से सीएम से सवाल ईडी करेगी। अब ये पूरा मामला क्या है वो भी हम आपको एक एक करके बताते हैं। तो दरअसल बड़गाई में बरियातू पहाड़ की जमीन का यह पूरा मामला है। ईडी के पास जमीन से जुड़े साक्ष्य बताए जा रहे हैं। बड़गाई का पूर्व राजस्व कर्मी भानु, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। लैंड स्कैम में ईडी ने भानु को गिरफ्तार किया। आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री से यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है और इसी मामले को लेकर के एक बार फिर से समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए जारी किया गया है। तो सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से जारी नवे समन पर सियासत भी गर्माती दिख रही है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि ईडी के समन की अनदेखी से ही समन की संख्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। वहीं जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने नवे समन पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि केंद्र सरकार के इशारे पर फाउल गेम खेला जा रहा है। इससे पूरे राज्य में असंतोष पनप रहा है, जो आने वाले समय में खतरनाक साबित हो सकता है। ईडी के नजरों में माननीय मुख्यमंत्री जी कितना गुनाहगार है या नहीं है, ये तो जानकारी बाद में मिलेगी। लेकिन अभी तक तो जो जानकारी मिल रही है भाई, उसके अनुसार ईडी के नजर में वो गुनाहगार है। तभी तो ईडी इतना समन पर समन भेज रहा है, अन्यथा समन क्यों भेजता है। मैं यही कहूँगा कि भाई कानून अपना काम कर रहा है, उसे काम करने देना चाहिए। स्तर इतना गिर सकता है, नैतिकता इतनी गिर सकती है। राजनीतिक लड़ाई राजनीति के मैदान में होनी चाहिए, लेकिन ये फाउल गेम केंद्र सरकार की तरफ से उनके इशारे पर खेली जा रही है। जो एक जनाधार वाले नेता से राजनीतिक रूप से परास्त नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। जब पूछताछ हो गई, सभी बिंदुओं पर पूछताछ हुई, जो भी क्वेश्चनर वो लेके गए थे सभी का जवाब हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने दिया। तो 3 दिन के बाद ही ऐसा कौन सा सपना आया, ऐसा कौन सा प्रश्न सामने आ गया जिसकी जवाब उनको चाहिए। आज से झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना की शुरुआत हो रही है। खूंटी से सीएम हेमंत सोरेन इसकी लॉन्चिंग करेंगे।
तोरपा प्रखंड के एनएचपीसी मैदान में इसे लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके जरिए कच्चे मकान में रहने वालों को पक्का आवास सरकार देने जा रही है। आज लॉन्चिंग के साथ खूंटी और सिमडेगा के करीब 8,000 लाभुकों को योजना की पहली किस्त की राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है। डीसी ने मैदान में निर्मित भव्य पंडाल का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बता दें कि अबुआ आवास योजना के जरिए झारखंड के हर जरूरतमंद को 2027 तक पक्का आवास देने का लक्ष्य रखा गया है। यह तोरपा प्रखंड में ये जो कार्यक्रम है, इसमें खूंटी और सिमडेगा दोनों जिलों के लाभुकों का आगमन होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनको स्वीकृति पत्र वितरित होगा। तैयारियां हमारी लगभग पूर्ण हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग है और पदाधिकारियों ने अपनी पूरी शिद्दत से यहाँ पे काम किया है और हम लोग कार्यक्रम को लेकर के पूरी तरह तैयार हैं। सुरक्षा के लिए हम लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में फोर्स है। मैजिस्ट्रेट्स की भी डिप्यूटेशन कर दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर अबुआ आवास योजना क्या है। तो झारखंड में अबुआ आवास योजना की शुरुआत हो रही है। खूंटी से अबुआ आवास योजना की लॉन्चिंग सीएम करने वाले हैं और इस साल 2 लाख लाभुकों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। 20 लाख से अधिक लाभुकों को अबुआ आवास मिलेगा। 2027 तक सभी जरूरतमंद को अबुआ आवास सरकार देगी। पूरे झारखंड से करीब 31 लाख आवेदन इस योजना को लेकर के मिले हैं। पहले चरण में खूंटी और सिमडेगा को इसका लाभ मिलेगा। खूंटी के 3,887, सिमडेगा के 4,400 लाभुकों को इस योजना का लाभ मिल पाएगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर अबुआ आवास योजना में सरकार सहायता कैसे करेगी। तो झारखंड सरकार की अबुआ आवास यह योजना है और इस योजना को लेकर के मुख्यमंत्री बार बार कहते भी रहे, कच्चे मकान में रहने वालों को पक्का आवास दिया जाएगा। 2 लाख रुपए की सहायता प्रति आवास सरकार देगी। 3 कमरों का पक्का मकान सरकार बनाएगी और 3 कमरे के साथ रसोई घर और शौचालय की भी सुविधा इस अबुआ आवास योजना में होगी। 23 जनवरी को आवास योजना की पहली किस्त जारी होनी है। पहली किस्त में लाभुकों को 30,000 रुपए मिलेंगे। दूसरी किस्त की अगर बात करें तो लिंटल कार्य के लिए 50,000 रुपए दिए जाएंगे। तीसरी किस्त में छत ढलाई के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी कि आप जैसे जैसे मकान बनाते जाएंगे वैसे वैसे आपको किस्तें मिलती जाएंगी। आवास पूर्ण होने पर 20,000 की चौथी किस्त सरकार की तरफ से आपको मिल जाएगा, जो लाभुकों को सीधे बैंक खाते में ये ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो खबर धनबाद से है, जहां बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के एक निजी कंपनी के ऑफिस में लापता युवती का शव पाया गया है। मृत युवती के शरीर पर चाकू से वार के निशान है। मौके पर पहुंची पुलिस उसे कब्जे में लेकर एसएनएमसीएच पहुंची है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मृतक की पहचान निशा कुमारी के रूप में हुई है, जो निजी प्राइवेट म्यूचुअल फंड कंपनी में शादी से पहले काम किया करती थी। पिछले साल 7 दिसंबर को उसकी शादी रांची में हुई थी, जिससे 15 दिन पहले उसने काम करना छोड़ दिया था। फिलहाल वो अपनी सहेली के पास आई थी। मृतक के पिता ने कंपनी ऑफिस के ब्रांच मैनेजर पर हत्या का आरोप लगाया है। साथ ही पुलिस से इंसाफ की गुहार भी लगाई है। पिता की लिखित शिकायत पर पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हत्या की गई है। वो श्री राम प्लाजा में 2nd फ्लोर में म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी कंपनी है और उसके पंजड़ी में चाकू का निशान है और क्या क्या है वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा सर। और मेरी बेटी आकर म्यूचुअल फंड में पहुंची कैसे? आप चाहते? हेलो, मैं इंसाफ चाहता हूं सर। हाँ, कि जहाँ ये जॉब करते थे श्री राम प्लाजा में, वहाँ पर उनका लाश मिला। टाटा म्यूचुअल फंड में काम करते थे 2-3 साल से। उसी ऑफिस में उनका लाश पड़ा हुआ। शादी दिसंबर में हुआ। प्रक्रिया चल रही है, लगातार कार्रवाई किया जाएगा। अभी तक तो लग रहा है कि हत्या जैसा प्रतीत हो रहा है। अब परिजन के द्वारा आवेदन देने की बात कही गई है, लिखित आवेदन दिया जा रहा है परिजन के द्वारा, इसके उपरांत कार्रवाई किया जाएगा। खबर गिरिडीह से है, जहां एक तरफ भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में पूरा शहर डूबा था, वहीं दूसरी ओर माहौल को भी बिगाड़ने की भी कोशिश की गई। पहली घटना शहर के लाइन मस्जिद के पास हुई, जबकि दूसरी घटना मुफस्सिल थाना के पुरना नगर की है। दोनों जगह 2 समुदाय के बीच पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया।
मामले की जानकारी मिलने पर एसपी ने खुद मोर्चा संभाला और हालात को काबू करने में जुट गए। दोनों जगह पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं, जिसके बाद हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। वहीं प्रशासन ने दोनों समुदाय के लोगों से असामाजिक तत्वों पर नजर रखने की अपील की है। आजाद नगर होके आने के बाद वहाँ पे 8-10 लड़का था, मफलर वगैरह सारा बांधा हुआ था। जो इनके साथ साथी था, इनके द्वारा ये बात बोला गया। धारदार हथियार था, रड था, उससे क्या इनको जब खींच के मतलब पेड़ हाथ में खींच उठ गए, उसी में मारा जिसमें इनका सर फटा है, ठीक है ना। तब जब जो बाकी लड़का था वो लोग क्या बीबीसी रोड में एक जगह जब गाना वाना बज रहा है, वहाँ पे वो लोग दौड़ा तो उधर से भीड़ इनके मदद में आया। तब तो वो लोग फिर फरार हो गया। इनको प्रशासन यहाँ लाके सदर अस्पताल पहुँचा दिया गया। हमें धनबाद के निरसा इलाके में कल धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की गई। अंसार मोहल्ला में दो पक्षों के बीच पत्थरबाजी की घटना हुई, जिसमें से 2 से 3 लोग को हल्की चोट आई है। मामले की जानकारी मिलते ही निरसा पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू करने में जुट गई। वहीं डीएसपी मुख्यालय के साथ ही कई थाने की पुलिस को बुलाया गया है। हालात सामान्य रखने के लिए पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च किया गया और पुलिस अंसार मोहल्ले में कैंप भी कर रही है। साथ ही लोगों की हर गतिविधि पर पैनी नजर भी रखी जा रही है। 3-4 को 10 को बाइक छीन लिया था, ठीक है। हम अपना मंदिर में पूजा कर रहे थे। हम जैसे पैदल जा रहे थे, वो लोग 60-70 आदमी आया दौड़ के और हमको गिरा दिया। हमको गिरा के मेरे ऊपर चलाने लगा। वो लोग हम लोग का झंडा जो बजरंगबली का झंडा है वो छीन के और पूरा लाठीचार्ज करने लगा, ठीक है। दूसरे को लड़का को हम लोग पहचान लिए हैं। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य में चल रहे केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और बताया कि राज्य में न सिर्फ खाद्य सुरक्षा अधिनियम का क्रियान्वयन बल्कि और भी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। हालांकि विभाग ने भी माना कि मुख्यमंत्री सपोर्ट योजना में कुछ कमियां हैं और इसकी समीक्षा की जा रही है। इसके साथ ही बाकी योजनाओं को बेहतर करने के लिए भी काम किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन है। 2013 में अधिनियम संसद के द्वारा पारित हुआ था। इस अधिनियम के तहत लाभुकों की संख्या निर्धारित है। 2,64,25,385। इसमें 2 प्रकार के लाभुक हैं। अंत्योदय, जिसमें प्रति परिवार 35 केजी अनाज दिया जाता है, और दूसरा प्रायोरिटी हाउस होल्ड, जिसमें 5 केजी पर मेंबर दिया जाता है। रांची में #IamReadyToVote अभियान की शुरुआत की गई। रांची के उपायुक्त और जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सेल्फी लेकर इसकी शुरुआत की। डीसी ने लोगों से इस अभियान का हिस्सा बनने की अपील की। उन्होंने मतदाताओं से आग्रह किया कि वो भी अपनी सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर #IamReadyToVote के साथ पोस्ट करें। इस पूरे संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद इलेक्टोरल रोल का फाइनल पब्लिकेशन किया जा रहा है। मेरा सभी रांची जिला के निवासियों से अनुरोध रहेगा कि आज अपने एपिक कार्ड के साथ या अपने मतदाता रोल के साथ अपनी एक सेल्फी क्लिक करें तथा उसे अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करें। बोकारो के सेक्टर 6 में ममता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक मां ने अपने ही बच्चे को लावारिस फेंक दिया, जिसके बाद उस मासूम की मौत हो गई। स्थानीय लोगों को जब इसका पता चला तो उन्होंने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। और यहाँ एक तो नवजात शिशु कोई लेडीज अज्ञात लेडीज फेंक के चल गया था। सूचना सुबह ही मिला था। हम लोग कार्रवाई किए, उसको दफना दिए। 20 जनवरी को रांची में सीएम आवास के सामने धारा 144 के उल्लंघन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। स्थानीय गोंदा थाने में दर्ज प्राथमिकी पर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सीआरपीएफ के जवानों के खिलाफ गैर जमानती धाराएं लगाई गई हैं, जबकि वहां प्रदर्शन कर रहे जेएमएम कार्यकर्ताओं पर जमानती धाराएं लगाई गई हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रफुल्ल शाहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री का अविनाश अब निकट है, इस पर पलटवार करते हुए
जिम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा से जुड़े कर्मियों को एक आम कार्यकर्ता के मुताबिक कानून की ज्यादा जानकारी होती है, इसलिए उन पर अलग धाराएं लगी हैं। दिनकर की पंक्तियां याद आती हैं, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इस सरकार का विवेक, अंतरात्मा सब मर चुका है। ये जिस तरीके से एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा लगा रहे हैं, अब जनता के सामने एक्सपोज हो गए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने सीआरपीएफ पर एफआईआर करके अपने जो राजनीतिक जीवन का जो ताबूत है उसका अंतिम कील ठोक लिया। देखिए, समझने की जरूरत है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी कर्मचारी जो अपराध करते हैं धारा उसमें अलग लगेगी। सरकारी पदाधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, केंद्रीय सुरक्षा कर्मी हैं, उनके आला अधिकारी पहुंचते हैं, वो सभी चीज से वाकिफ रहते हुए भी कानून का उल्लंघन करते हैं, निश्चित तौर पर धारा उन पर अलग लगेगी। अब बात राम मंदिर की पुनर्स्थापना के बाद के उत्साह की। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रामगढ़ की सयाल परियोजना के प्राचीन शिव मंदिर में 5100 दीप जलाए गए। दीप जलने के बाद पूरा मंदिर जगमग लग रहा था। इस दौरान देर रात तक मंदिर में अखंड हरिकीर्तन और भजन का दौर चलता रहा। साथ ही इस मौके पर विशेष भंडारे का भी आयोजन किया गया। पूरे मंदिर को बिजली के रंग बिरंगे बल्ब से भी सजाया गया था, जो देखने में काफी आकर्षक लग रहा था। स्वागत गान गाए जिसके लिए, मन में गंगा जिसके हाथ में है, जीते भी मरते भी। अयोध्या में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही जमशेदपुर में भी राम उत्सव और दीपावली मनाई गई। जिले के हर घर, सड़क, बाजार और दुकानों में दीप जलाए गए। जिले में कई जगहों पर राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी की झांकी भी निकाली गई। वहीं सुनारी के हेवन अपार्टमेंट में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने रामगीत पर डांस किया। 22 जनवरी के दिन पूरा जमशेदपुर भक्तिमय माहौल में डूबा रहा। खुशी का तो मैं लिमिट नहीं बोल सकती, बट मैं इतना बोलना चाहूंगी कि लाइफ में जो ये सब जो मोमेंट आता है, ये सब मोमेंट को ऑसम तरीके से मनाना चाहिए, क्योंकि ये सब मोमेंट कभी कभी आता है लाइफ में। एंड मेरा ये कहना है कि राम जी का वेलकम जितना बड़ी तरीके से किया जाए उतना अच्छा रहेगा। वही हम लोग कोशिश किए कि हम लोग करें ये चीज को। छोटे छोटे बच्चे, स्कूल और एग्जाम सबको पता है कि सामने ही नजदीक है, फिर भी आज राम तो वैसे सबके दिलों में बसते हैं, तो आज राम जी के भव्य स्वागत में सब बच्चों ने सुबह से मेहनत करी। अब आप विश्वास नहीं करेंगे, एक दिन की मेहनत ने बच्चों ने इतने अच्छे से परफॉर्म किया, क्योंकि ना सिर्फ बड़े, हमारे बच्चों के दिल में भी राम बसते हैं। आज यहाँ भजन कीर्तन करने आए हूँ 7th हेवन में, और हमको बहुत खुशी लग रहा है। सब इतना उमंग से इसको मना रहे हैं दिवाली के रूप में, और इमोशनल मन हो जा रहा है कि मतलब लोग में इतना उमंग है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।